जोहार, सभी को स्वागत है हिंदी लिटरेचर की कक्षा में और एक नए पाठ्यक्रम के साथ में जो आधुनिक काल के रूप में है। आगे बढ़ते हैं। देख लिया आप सभी नोट्स, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, यही काम आएगा। समझ में आ गया होगा हम बताना जो चाह रहे हैं पिछले बार का, इसीलिए बोले देख लीजिए आप मार्केट के किसी भी नोट्स को जाके देख लीजिए आप, ठीक है। अब इसके बाद अपना देख लीजिए, दोनों का कंपैरिजन कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। हमें बताने की जरूरत। अच्छा, सरस्वती पूजा वाला चंदा लाए हैं कोई? कल तो कुंदन कि ये किसी एक का बात नहीं है, सबका सहयोग की चीज है। तो कंट्रीब्यूशन करके एक अच्छा सा बस कर लेना है और कुछ नहीं। चलिए बताइए, हम सभी चर्चा क्या कर रहे थे, हमारे बीच क्या चर्चा हो रही थी जी? आधुनिक काल की बात हम लोग चर्चा कर रहे थे। देखिए, आधुनिक काल का बैकग्राउंड हम देंगे, लेकिन पहले कुछ चीजों को समझने के बाद कुछ तथ्य ऐसे हैं जो सीधे सीधे परीक्षाओं में पूछी जाती है। आज इन लोग भी नहीं पूजा वगैरह, कहाँ चल गई सब? सरस्वती पूजा करने हैं ठीक है, क्लास मत छोड़िए, बंक मत कीजिए, क्योंकि जो चीजें दी जा रही है वो एग्जाम जरूरत क्या है वो खुद आपको पता चल रहा होगा। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रहे होंगे तो दिख रहा होगा कि आपने किया क्या है। इस क्लास में 2 शिला है, एक आप शिला है, एक और शिला है कोई, ठीक है। उस दिन मैसेज आप किए थे नहीं, वो वाली शिला की थी, ठीक है। तो रीतिकाल की 2 पंक्तियों का विश्लेषण नहीं किया, वो इतने बलगर पंक्तियां लिखी हुई, क्या बोले आदमी। तो उसका कमेंट की कि नहीं सर एक्सीड कर जा रहे हैं, उसको कैसे बताए आदमी। कुछ मजबूरियां होती हैं, नहीं तो हमारा थोड़े शौक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात कर रहे थे आधुनिक काल का। आधुनिक का मतलब ही होता है कि जो परंपराएं हैं, जो समाज है, उसके नियमों में बदलाव होना। और आधुनिकता एक संकल्पना रूप से आई जो सीधा सीधा मशीनीकरण या औद्योगिकरण का परिणाम रही। हालांकि ये सब जानने से पहले, इसके बैकग्राउंड को जानने से पहले कुछ तथ्यों का अध्ययन हम सभी करेंगे, क्योंकि यहां से सीधे सीधे नाम, सीधे सीधे प्रश्न पूछाते, नाम नहीं, सीधे सीधे प्रश्न पूछाते। क्या हो रहा है जैसे समझिएगा, अगर शुक्ल जी की बात हम करें तो शुक्ल जी ने गद्य काल नाम दिया आधुनिक काल को। इसका संबत विक्रम संबत 1900 से 1980 के बीच, अर्थात 1843 ईस्वी से 1943 के ईस्वी के बीच स्वीकार किया, ठीक है। कब स्वीकार किया? 1900 विक्रम संबत 1900 से 1980, लेकिन इसके अगर हम ईस्वी में बोले तो 1843 से 1943, ठीक है। सॉरी 23 है, हाँ। विक्रम संबत में पूछे तो 1900 से 1980 और ईस्वी सन में पूछे तो 1843 से 1923 तक। ये काल को उन्होंने क्या माना? आधुनिक काल के रूप में। उसका नामकरण क्या दिया? गद्य काल के रूप में। शुक्ल जी इसे गद्य काल के रूप में कहते हैं। मिश्र बंधु, जो याद होगा मिश्र बंधु विनोद, ठीक है, तो मिश्र बंधुओं ने इसे वर्तमान काल कहा। आधुनिक काल की बात हम करें तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे आधुनिक काल का नाम दिया और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भी इसे आधुनिक काल का ही नाम दिया, ठीक है। अगर हम बात करें गद्य की, तो गद्य कहने से कुछ प्रवृत्तियां छुप जाती हैं। गद्य का मतलब होता है जो कहानियां, नाटक आदि के रूप में लिखी गई हैं, और पद्य का मतलब होता है जो पंक्तियों के रूप में कविताएं लिखी गई हैं। तो गद्य कहें हम तो बाकी सारी प्रवृत्तियां जो पंक्तियों की प्रवृत्तियां होंगी वो दब जाएंगी, नहीं दब जाएंगी, है ना, छुप जाएंगी। तो इसको गद्य काल कह देना कतई ये सर्वथा उचित नहीं होगा, क्योंकि गद्य काल कहने से पद्य जैसी प्रवृत्तियां छिप जा रही हैं। इसलिए बेहतर ये होगा कि इसे आधुनिक काल के रूप में कहा जाए, ताकि किसी भी प्रवृत्ति को हाइड करने की जरूरत
ना पड़े। ठीक है, 6 लोग हैं अभी। गुड आफ्टरनून सीमा, सबको गुड आफ्टरनून, बड़ा वाला आफ्टरनून। चलिए, हिंदी गद्य का उद्भव और विकास की बात हम करें तो हिंदी में गद्य जो है इससे पहले नहीं लिखी जाती थी, पद्य ही लिखे जाते थे। मतलब ईस्वी सन 1843 मतलब 50 कहिए उसको, उससे पहले पद्य ही लिखे जाते हैं, यानी कविताएं ही लिखी जाती थी मुख्यतः रूप से। हालांकि इसके ऐतिहासिक रूप से हम बात करें तो कुछ ऐसे तत्व भी दिखते हैं, कुछ ऐसे कहानियां दिखती हैं, कहानियां नहीं, कुछ ऐसे रचनाएं दिखती हैं जहां पे गद्य का भूमिका दिखता है, जहां गद्य लिखने की कोशिश की गई। जैसे इतिहास में हमने देखा था क्या, अगर वार्ता साहित्य की बात करें हम तो 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता, ये दोनों ही रचनाएं, हालांकि ये आदिकाल की हैं, लेकिन ये दोनों ही रचनाएं किसमें दिखती हैं, गद्य रूप में दिखती हैं। ठीक है, इन दोनों के रचनाकार कौन थे, वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ थे, जिनके अनुयायियों ने विस्तार देकर ग्रंथ का रूप प्रदान किया इसे। और 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्य, 200 वैष्णवन की वार्ता में गोसाई विठलनाथ के शिष्यों का जीवन वृत्ति है। याद होगा कि वल्लभाचार्य कौन थे, वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक। यानी अगर हम कहें कि सुधा द्वैतवाद दर्शन जो सगुणोपासना में कृष्ण शाखा का विकास हुआ तो किनके दर्शन के कारण हुआ था, यही वल्लभाचार्य के दर्शन के कारण हुआ था। ठीक है, अब इन्हीं के पुत्र का नाम क्या था, विठलनाथ था। 4 शिष्य थे किसके, वल्लभाचार्य के, और 4 शिष्य थे विठलनाथ के। इसे ही अष्टयाम का नाम दिया गया। इन्होंने ही अष्टयाम भक्ति की थी श्री कृष्ण की, लिखवाए थे मंगलाचरण वगैरह उठा करके सुबह कृष्ण को सुलाने तक का भजन किया जाना। ठीक है, तो यहां भी दिखती है जीवन वृत्ति के रूप में। तो गद्य की कुछ रचनाएं पहले से ही मौजूद थी। वल्लभ संप्रदाय का जो वार्ता साहित्य गोसाईनाथ अभी देखे विठलनाथ गोसाई, ठीक है, गोकुलनाथ के वचनामृत पर आधारित, जिसे लिपिबद्ध करने का काम श्री कृष्ण भट्ट, कल्याण भट्ट और हरिराय ने किया। हरिराय की गणना ब्रजभाषा गद्यकारों में सबसे ऊपर की जाती है। कथात्मक और निरूपक दोनों प्रकार के गद्य हरिराय ने किया। निरूपक मतलब क्या, कुछ परंपराएं चली आ रही हो उसे सीधे सीधे उसका निरूपण कर देना। ठीक है, तो ये भी किया इन्होंने। और अगर हम बड़े कथात्मक की तो कथा रूप में भी लिखने की कोशिश इन्होंने की थी। किसका, यही जो रचनाएं थी ना पहले से, कौन सा, 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता, इसी को खंडित करने की कोशिश, खंड खंड करके काव्य रूप, कथात्मक रूप से, कथा के रूप में, कहानी के रूप में प्रदर्शित करने का काम किसने किया, हरिराय जी ने किया। अगर वार्ता साहित्य प्रायः प्रचार परक, शिक्षात्मक और स्वदेश है तो उसकी भाषा तत्सम और अर्ध तत्सम शब्दों की बहुलता है, क्योंकि ये जो काल में लिखी गई वो 17वीं शताब्दी में लिखी गई। अगर 17वीं शताब्दी में लिखी जा रही है तो उस समय अधिकांशतः जो, जब उस समय राजा का माने राज का कंसेप्ट था, और राजकाज की भाषा कौन सी थी, तो संस्कृत अधिकांशतः भाषा थी उस समय तक। तो और धीरे धीरे टूट रहा था, भाषा धीरे धीरे टूट रहा था, और टूटने के क्रम में तत्सम शब्द किसको बोलते हैं, संस्कृत के शब्दों को। और संस्कृत के जब बिगड़े हुए शब्द आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, तद्भव बोलते हैं। तो या तो तत्सम रूप में लिखेगा या फिर अर्ध तत्सम रूप में। जैसे कहने का मतलब है कि एक गंवार है आदमी, पढ़ा लिखा नहीं है, वो क्या बोलता है, ग्राम संस्कृत का शब्द है तो ग्राम नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, गांव बोलेगा। ये संस्कृत का तद्भव शब्द है। तो या तो संस्कृत के शब्द देखेगा या फिर अर्ध तत्सम। ठीक है, अब देखिए 84 वैष्णवन की वार्ता जो लिखी गई उसमें दो, और जबकि 200 वैष्णवन की वार्ता औरंगजेब के काल की है। ठीक है, ये में तत्सम और अर्ध तत्सम का प्रयोग है। नाभादास जो अष्टयाम भक्ति के हैं, सॉरी नाभादास नहीं, हाँ, उनकी ब्रज भाषा में एक पुस्तक है जिसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। ये पेज खाली काहे छोड़ देता है, ये सब समझ में नहीं आया। अगर हम ब्रज भाषा की गद्य की प्रारंभिक रचनाओं की बात करें तो श्रृंगार रस मंडन नामक रचना है। रचयिता कौन है, विठलनाथ है। और रचना काल पता होता नहीं है चूंकि इतने पहले के हैं। ठीक है, आज के जमाना थोड़े था कि गूगल पे डिजी लॉकर में सेव कर दिए हैं। ठीक है बेचारे कहाँ से लाते इतना, वो तो किसी तरह से लिखते थे सब, क्या मोर के पंख से, तो कोई कुछ कुछ से लिखते थे कागजों पे, कागज भी नहीं था आज के जैसे थोड़ा था।
वो क्या बोलते हैं, भोजपत्र पे लिखा जाता था, पेड़ के छाल पे लिखा जाता था। तो इतना कहाँ से लाया जाएगा, इस पता हो। 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। 200 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ जी है 17वीं में ही। अष्टयाम लिखा गया नाभादास के द्वारा, ठीक है। अगहन महात्म, ठीक है, बैकुंठ मणि शुक्ल ने लिखा 1627 में। वैशाख महात्म बैकुंठ मणि ने ही लिखा और ये 27 में लिखा गया। नासिकेतोपाख्यान जो है, ठीक है, वो 1800 में इन्हीं के द्वारा लिखा गया। बैताल पचीसी सुरती मिश्र ने लिखा, ठीक है, 1710 में। आईने अकबरी की भाषा बचनी का लाला हीरालाल ने 1795 ईस्वी में लिखा। क्या हुआ जीतन? गद्य लिखने की सम्यक परिपाटी, सम्यक मतलब समय के अनुसार परिपाटी का विकास इतना नहीं था, ठीक है। वार्ता ग्रंथों में उसका परिष्कृत और सुव्यवस्थित रूप उपलब्ध होता है, किंतु आगे चलकर काव्य की जो टीकाएं लिखी गई उनमें गद्य का रूप बहुत असक्त और अव्यवस्थित रहा। मतलब जिस काल की बात है 17वीं शताब्दी की उत्तरार्ध की, उस समय तक गद्य सही रूप में नहीं विकसित था, ठीक ठाक नहीं था ना, काम चलाऊ लिखे जा रहे थे जी। खड़ी बोली गद्य की महत्वपूर्ण गंग कवि द्वारा रचना क्या है, छंद चंद छंद वर्णन, ठीक है। इसकी रचना है सम्राट अकबर के समय हुई थी, ये सीधे सीधे फैक्ट है हाई स्कूल वालों। टीका छोटी छोटी रचना है, टीका और टीका बने का ललाट में दे देना, नहीं छोटी छोटी रचनाएं लिख देना किसी पर। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के रूप में आप पतंजलि में क्लास है, अब छोटा लिख दीजिए कि आज के बारे में क्लास लिखे, छोटा सा छोटा टिप्पणी, ये क्या हुआ, टीका के रूप में होना, बस सही है और कुछ नहीं है, ठीक है। 1741 में राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग विशिष्ट नामक गद्य ग्रंथ लिखा, ठीक है, जो साफ सुथरी खड़ी बोली में लिखा गया है। और राम प्रसाद निरंजनी पटियाला दरबार में कवि थे और इनका गद्य देखकर पता चलता है कि मुंशी सदा सुखलाल, ठीक है, एवं लल्लू लाल से 60 वर्ष पहले भी खड़ी बोली गद्य का परिमार्जित रूप का इन्होंने उपयोग किया। और ये जो योग वशिष्ठ में प्रयुक्त गद्य आचार्य शुक्ल के अनुसार सर्वाधिक परिमार्जित, परिमार्जित मतलब फिर से मार्ज देना, खूब साफ सुथरा, मतलब कहने का तात्पर्य है कि ये श्रीमान जी राम प्रसाद निरंजनी गद्य बोली का विकास बहुत पहले कर चुके थे। गद्य का जो प्रवृत्ति है उसको उपयोग इन्होंने पहले से ही कर रखा था, बहुत पहले, ठीक है। और ये प्रौढ़ गद्य लेखक माना जाता है इनको, ठीक है, शुक्ल जी के अनुसार। आचार्य गलती लिखे थे ना, आचार्य को ऊपर लगाना चाहिए था, नीचे वाला में लगा दिया है, टाइपिस्ट की गलती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य की जिन महत्वपूर्ण कृतियों का अपने साहित्य में उल्लेख किया, उसमें से प्रारंभिक गद्य की रचनाएं और उनके रचयिता को देखिएगा। चंद छंद वर्णन की महिमा लिखा गंग कवि ने, रचनाकार जो है सम्राट अकबर के काल में थे। भाषा योग वशिष्ठ ही राम प्रसाद निरंजनी ने लिखा 1741 में। पद्म पुराण का भाषा अनुवाद है पंडित दौलत राम ने 1766 में लिखा। मंडोवर का वर्णन जो है अज्ञात, नाम पता नहीं है, 1773 से 1783 के बीच रहे इन रचनाकाल उन्होंने लिखा है, ठीक है। सुख सागर की बात करें हम तो ये हालांकि भागवत का 10वें स्कंद का संकलन है, ये उसका हिंदी अनुवाद है। सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल नियाज ने किया से, ठीक है, 1818 में। प्रेम सागर की बात करें तो लल्लू लाल जी ने किया था 1800वीं ईस्वी में। नासिकेतोपाख्यान की बात करें हम तो सदल मिश्र ने 18वीं शताब्दी में किया इसका, ठीक है। रानी केतकी की कहानी की कहें हम तो ईसा अल्लाह खान ने 1800 ईस्वी में किया, ठीक है। लल्लू इधर रहो उड़ता जा रहा है लल्लू लाल जी आगरा के गुजराती ब्राह्मण थे जी, और फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। गिलक्राइस्ट के आदेश पर इन्होंने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सुख सागर की जो भागवत के 10वें स्कंद का कथा वर्णित है उसका अनुवाद किया। लल्लू लाल जी की कृति में फारसी और अरबी के शब्दों का परहेज है, नहीं किया, क्योंकि विद्वान किसके थे, ये उर्दू के थे, लेकिन उपयोग नहीं किए, बोले बा, ठीक है।
कुछ पुस्तकें ऐसी भी हैं जैसे सिंहासनवती सी, बैताल पसीसी, शकुंतला नाटक, माधोनल। लल्लू लाल जी ने बिहारी सतसई का भी टीका लिखा, जिसका नाम क्या है, लाल चंद्रिका। ये सब सीधे सीधे फैक्ट है हाई स्कूल वालों, पीजीटी वालों, आपके लिए ही पूछे गए कि लल्लू लाल जी की बिहारी सतसई पर लिखी हुई रचना का नाम क्या है, तो क्या है, लाल चंद्रिका। कलकत्ता में इन्होंने एक प्रेस भी खोला था, बाद में अगर फोर्ट विलियम में ही चले आए तो उन्होंने उसका प्रेस इन्होंने कलकत्ता में स्थापित कर लिया, उसका नाम क्या रख दिया, संस्कृत प्रेस। ठीक है। सदल मिश्र भी फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में काम करते थे। इन्होंने भी कॉलेज अधिकारियों की प्रेरणा से खड़ी बोली गद्य का नाम नासिकेतोपाख्यान, ठीक है, रचना किया। और ब्रज भाषा के साथ साथ पूर्वीपन इनकी भाषा, पूर्वीपन मतलब भोजपुरिया, जैसे पूर्व बिहारी भी भोजपुरिया आदमी थे। उन्होंने लिखा कि मुझको तो वही लखे जो धूर पूरब का होए। जो धूर पूरब का मतलब क्या, धूल आंखों में लगा के बढ़ जाना नहीं, मतलब कि जो पूरा पूरा पूर्वीय आदमी होगा, बिहारिया आदमी है। ठीक है। गाना आजकल भी भोजपुरी होगा, दे माना कहीं नहीं पूर्ववा न जई है पिया तो पूर्ववा की बात हो रही है, भोजपुरिया की। तो जो आदमी भोजपुरिया होगा वही समझ सकता है। कबीर को भी चूंकि उनकी पंक्तियों में ये भी दिखता है, पूर्वीपन की भाषा दिखाई देती है। मुंशी एक दिन बैठे हुए थे हम लोग नीचे, संजय सर मस्त मौला आदमी है, एक दिन कह रहे हैं दीपक जी के बारे में, देखो बंगाल जाके रह लिया बहुत दिन तक। दीपक जी बंगाल में बहुत दिन का काम किए थे, थोड़ा बंगाल जाके काम किया, अब इसी पर गाना गा गया कि बंगालिनिया ठीक है, हंसने लगे सभी लोग। तो मुंशी सदा सुखलाल नियाज जो थे वो दिल्ली के रहने वाले थे। इन्होंने विष्णु पुराण से उपदेशात्मक प्रसंग लेकर पुस्तक का निर्माण किया। ठीक है। हिंदी में श्रीमद् भागवत का जो अनुवाद किया उसे क्या नाम क्या है, सुख सागर नाम से किया। मुंशी जी न तो किसी अधिकारी से प्रेरणा लिए और न ही किसी नमूने अपने ग्रंथ में लिखे। उन्होंने हिंदुओं की बोलचाल की शिष्ट भाषा में अपने रचनाएं की, मतलब हिंदू लोग का जो बोलचाल भाषा क्या था, तत्सम निष्ठ खड़ी बोली। ठीक है, मतलब संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली में रचनाओं को लिखा। ठीक है। इंसा आला खान की बात करें तो ये उर्दू के प्रसिद्ध शायर से, नाम से ही स्पष्ट हो गया। दिल्ली के उजड़ने पर लखनऊ चले आए। ठीक है। और इंसा आला खान के रानी केतकी की कहानी लिखी या उदय भान चरित्र का नाम से रचना लिखी 1800 ईस्वी के आसपास। इस ग्रंथ की रचना उन्होंने ठेठ हिंदी में की है और इच्छा व्यक्त की हिंदी को छोड़कर किसी और बोली का पुट न हो, माने किसी और बोली का उपयोग न हो। पुट मतलब क्या, उपयोग करना है। यहाँ पे पुट मतलब कोई माने पुट मरी ढीला नहीं फोड़ देना बाल में से निकाल के ठीक है। आगे बढ़िए। हिंदी गद्य के 4 प्रारंभिक लेखक थे, उसमें से एक इंसा खाला की, इंसा की जो भाषा अभी देखे थे, इंसा अल्लाह खां, इनकी भाषा सबसे अधिक चटकीली, मुहावरेदार और चलती हुई भाषा। मतलब क्या कहने का मतलब, चटकीली मतलब क्या, माने सरस भाषा जिसको जनता जल्दी से समझ सके और अच्छा लगे जनता को, इसका कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है। चुलबुली। ईसा रंगीन और चुलबुली भाषा द्वारा अपने लेखन कौशल को दिखाना चाहते थे, नटखट आदमी टाइप के, मजाक किया। ठीक है। आचार्य शुक्ल जी ने इन 4 लेखकों में से मुंशी सदा सुखलाल को विशेष महत्व दिया, क्योंकि मुंशी सदा सुखलाल हिंदी गद्य का प्रवर्तन करने वाले में स्थान दिया जाना चाहिए। इन 4 लेखकों का रचना काल मोटे तौर पर 1800 ईस्वी के आसपास है, अतः हिंदी गद्य का सूत्रपात भी कब माना जाना चाहिए, 1800 के आसपास। लेकिन अभी हिंदी का जो गद्य स्वरूप था वो विकसित स्थिति में नहीं था। इसका विकास किसने किया, तो वो भारतेंदु जी के काल से आएगा। लेकिन अभी तक हम इतिहास को देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है। जैसे हमने देखा था, बात की थी कि कोई भी प्रवृत्तियों का विकास अगर होता है या फिर उसका अवसान होता है तो अचानक नहीं होता है, बल्कि सैकड़ों वर्ष का परिणाम होता है वो। तो उसके इतिहास है कि कैसे विकास देखा गया, यानी कुछ रचनाएं भी उपलब्ध थी पहले भी, 17वीं 18वीं शताब्दी में भी। ये तो 19वीं शताब्दी हो गया ना, कौन सी शताब्दी है ये, 18वीं शताब्दी है कि 19वीं शताब्दी है, बताइए। ऐसे रहेगा ठीक है। मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है 1920, आप इसको क्या मानिएगा, ये कौन सी शताब्दी है कौन सी शताब्दी है ये, 20वीं शताब्दी है ये। इसीलिए आज आप बोलते हैं 21वीं शताब्दी, क्योंकि चल कौन रहा है,
2020, 2022, 2023, लेकिन कहते क्या है कि 21वीं शताब्दी। तो ये क्या कहलाएगा? 20वीं शताब्दी। 1901 से लेकर 1999 तक के काल को क्या बोलेंगे? 20वीं शताब्दी। तो इसको क्या बोला जाना चाहिए? 19वीं हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, समझ गए? कोई दिक्कत हो रहा है? तो इनका लगभग का काल जो रहा ये काल का रहा है, ठीक है। ईसाई धर्म प्रचारकों में से एक विलियम केरे ने बाइबिल का हिंदी अनुवाद और बंगला अनुवाद करवाया था। इनका गद्य सीधा और सरल है, चलती हुई भाषा का प्रयोग उसमें किया गया है। एक काम आप लोग कर लीजिएगा, इसको अगर लिखना चाहते हैं इस पूरी रचना को, तो फोटो कॉपी करा लीजिएगा आप लोग इसका, ठीक है। ये रहा इतिहास इसका, ये रहा, आप लोग सब लोग फोटो कॉपी करा लीजिएगा, ठीक है। ये मिल जाएगा ना। चलिए अभी, लेकिन पढ़ना नहीं, अभी उसको रखिए चुपचाप। हाँ तो उसको रखिए चुपचाप, रखिए, अभी पढ़ना नहीं, अभी सिर्फ समझना है, ठीक है। चलती हुई भाषा का प्रयोग इसमें दिखता है, मतलब लोकल बोली का। आइए, अंग्रेजी राज्य के प्रारंभ में कचहरी की भाषा कौन थी? फारसी थी। क्यों थी? क्योंकि मुगल काल था। अब मुगल काल की भाषा कौन सी होगी? उर्दू मिश्रित, मतलब फारस मिश्रित हिंदी। तो अभी अंग्रेज शुरुआत के काल में, अंग्रेजों का काल में शुरुआती भाषा कौन सी होगी? राजकाज की भाषा कौन सी होगी? अभी भी उर्दू ही थी, फारसी ही थी जी, ठीक है। कुछ प्रांतों में प्रांतीय भाषा भी चल रहा था अदालत के कामकाज में, लेकिन कुछ प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं जैसे सर सैयद अहमद खां ने स्कूल में हिंदी पढ़ाने का विरोध किया, ठीक है। सैयद अहमद खां कौन थे? यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार पाकिस्तान नाम भी दिया, ठीक है, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्थापना भी। एएमयू जो आज आप देखते हैं, यही उसके संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। तो हिंदी पढ़ाने का विरोध किया कि हमारे यहाँ मत पढ़ाओ। हालांकि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे, हिंदी के पक्षपाती थे और अंग्रेजों के कृपा पात्र थे, तो हिंदी का विकास हुआ। हिंदी की रक्षा के लिए उन्होंने महान कार्य किया तथा वे बराबर सर सैयद अहमद खान का विरोध करते रहे। और गारसा दत्ताशक नामक, याद होगा शुरू वाला, इनका नाम, इनका किताब का नाम बताइए। द मॉडर्न लिटरेचर हिंदुस्तानी, ठीक है, इनकी लिखी पुस्तक है। हालांकि पता नहीं कैसे लिख रहे थे, छोटा बच्चा भी ऐसे नहीं बोलता है, एंदोई मेंदोई, ठीक है। विरोध करते रहे और गारसा दत्ताशी नामक फ्रांसीसी विद्वान ने हिंदू उर्दू के इस झगड़े को फ्रांस में बैठकर हवा दी। क्या कहा था उन्होंने कि हिंदुओं की भाषा और मुस्लिमों की भाषा अलग अलग थी, बांटने की कोशिश में, ठीक है। तो उसको हवा दे दी। और आचार्य शुक्ल के अनुसार अदालती भाषा उर्दू होते हुए शिक्षा विभाग में देश की असली भाषा कौन थी? हिंदी हो गई थी। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, अभी देखे, इनका बड़ा योगदान हिंदी के विकास में रहा। हिंदी उर्दू के इस संघर्ष काल में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह ने के पक्षपाती बनकर सामने आए, हिंदी के पक्षपाती बनकर। और शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर होने से पूर्व राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने काशी से बनारस अखबार निकाला, जिसकी भाषा में उर्दू का पुट था। शिक्षा विभाग में मुसलमानों का दल अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि राज तो पहले, इससे पहले किसका था? उन्हीं का था, तो ज्यादा सत्ता तो उन्हीं के पास होगी। अतः उन्होंने मध्यवर्ती मार्ग का अनुसरण करते हुए शिव प्रसाद सितारे हिंद किसके पक्ष से थे? हिंदी के। लेकिन सीधे हिंदी निकालते तो कोई फायदा नहीं पड़ पाता है, क्योंकि अधिकांश सत्ता किसके पास थी? अभी भी मुस्लिमों के पास, ठीक है। इसलिए उन्होंने बीच का मार्ग निकाला और क्या किया? हिंदी का भी और उर्दू का भी प्रयोग कर दिया, ठीक है। भाषा का समर्थन करते हुए उर्दू के चलते हुए शब्दों का प्रयोग होता था इसमें, ठीक है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की लिखी पुस्तक है अलसियों का कीड़ा, राजा भोज का सपना, इतिहास तिमिरनाशक, मानव धर्म का सार, उपनिषद सार, भूगोल हस्तामलक आदि इन्होंने किताब लिखी। हाई स्कूल वालों, पीजीटी वालों सावधान। राजा देख लिए, चलिए आगे बढ़े। इनमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने बड़ी चतुराई से हिंदी की रक्षा के लिए रक्षा की, अन्यथा मुसलमान नेता हिंदी को स्कूली शिक्षा से बाहर कर देने पर अंग्रेजों पर दबाव बनाते। इसलिए उन्होंने क्या किया? हिंदी के पक्षधर थे और उर्दू का भी प्रयोग किया और हिंदी का भी प्रयोग किया और हिंदी का पक्ष लेते रहे। सीधे हिंदी लगा लेते आज तक हो जाता ना,
दोनों भाषा दूसरा बदल जाता है। क्या होता, आरएसएस वाला आज क्या कहते हैं कि हिंदी को बढ़ाओ, संस्कृत को बढ़ाओ, और देवबंद वाले क्या कहेंगे, उर्दू या इला इल्ला, गड़बड़ा जाएगा। उसलिए बीच का मार्ग अपना दिया इन्होंने कि जा लड़ाई झगड़ा खत्म करो। इसमें कोई संदेह नहीं कि बड़ी चतुराई से उन्होंने हिंदी की रक्षा कर ली जी। राजा साहब अपनी प्रारंभिक पुस्तकों जैसे राजा भोज का सपना आदि में सरल हिंदी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि पक्षधर किसके थे, हिंदी के थे। उसमें वह उर्दू पर नहीं है। बाद के पुस्तकों में जैसे इतिहास तिमिर नाशक में दिखाई पड़ता है। यही नहीं, अपितु उनकी पुस्तक मानव धर्म सार तो उन्होंने संस्कृत में हिंदी का प्रयोग किया है। ठीक है, संभवतः शिक्षा विभाग में नौकरी करने के बाद अंग्रेज अधिकारियों का रुख देखकर उन्होंने अपनी भाषा नीति बदली और अपनी बाद की पुस्तकों में उर्दू मिश्रित हिंदी का प्रयोग किया बचने के लिए। इतिहास तिमिरनाशक भाग 2 भी लिख दिए। उसकी भूमिका में वे साफ लिखते हैं कि मैंने इस पुस्तक में भाषा का वही स्वरूप रखा है जो बैताल पचीसी का है। तो बैताल पचीसी की भाषा कैसी है, उर्दू वाली हिंदी है। ठीक है, कोई दिक्कत बोलिए यहां तक। राजा लक्ष्मण सिंह से बैठ के अपने से लिखवाना होता है, एक शब्द बोल के लिखवाना पड़ता है, क्योंकि टाइपिस्ट को लिखवाइएगा पुष्पा तो लिख के दे देगा फूफा। ठीक है, तो समस्या होता है जी, बड़ी समस्याएं हैं जीवन में। राजा लक्ष्मण सिंह की बात करें तो राजा लक्ष्मण सिंह आगरा के रहने वाले थे। सन 1861 में राजा ने आगरा से प्रजा हितैषी नामक एक पत्र निकाला। 1862 में अभिज्ञान शकुंतलन का अनुवाद सरल और विशिष्ट हिंदी में प्रकाशित किया। उन्होंने अपनी भाषा नीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू 2 न्यारी न्यारी बोलियां हैं। ठीक है, प्यारी प्यारी हैं। हिंदी इस देश की हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के देश के मुसलमान बढ़ते हैं। फारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। हिंदी में संस्कृत का पद बहुत आते हैं, उर्दू में अरबी और फारसी के। राजा तब अगर बात करें आज भी तो हम लोग क्या बोलते हैं, इंशाअल्लाह हर बात में बोलते हैं, ख्याल है। ठीक है, बहुत सारे उर्दू के शब्द आप भी बोलते हैं ना हम लोग। बहुत से शब्द ऐसे हैं जो सीधे सीधे उर्दू के हैं हमारे जीवन में, तो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक की भाषा देखकर अंग्रेजी विद्वान फ्रेडरिक पिनकांट बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने, देखिए गलती है लिखा, उन्होंने, टाइपिस्ट है क्या कीजिए, कितना हूं कराने के बाद कहा जाता है। इस नाटक का परिचयात्मक विवरण देते हुए बहुत सुंदर लेख लिखा। पिनकांट साहब हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के ज्ञाता थे और भारत का हित हृदय चाहते थे। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें लिख देना पड़ता है मजबूरी। जो अंग्रेज था वो हिंदी और उर्दू हमारे चलते नहीं पढ़ रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ अपनी बहन का शादी नहीं कराया था। ठीक है, वो इसलिए पढ़ रहा था ताकि हमारी संस्कृति को समझ सके, हमारे समाज को समझ सके। क्योंकि किसी पर राज करना है तो पहले उसको जानना पड़ेगा, पहले उसकी चीजों को जानना पड़ेगा, तो ना पोटिएगा। मान लीजिए चल गए बंगाल में, अब गाना गा लिए बंगालिनिया, थोड़े बंगालिनिया आपको देख लेगी, पहले बंगाली बोलना चाहिए आपको। तो उसी तरह से ही क्या करेंगे, पहले हिंदी और उर्दू को समझे। ठीक है, अब इसके बाद भारतीयों को पोट पाए। कोई दिक्कत, तो शौक से नहीं सीखे थे, मजबूरी थी इनकी, क्योंकि हमारे ऊपर राज करना था। राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण आदि हिंदी लेखक से बराबर हिंदी में पत्र व्यवहार करते थे और इंग्लैंड के अखबारों में हिंदी लेखों और ग्रंथों का परिचय बराबर देते रहते थे। आचार्य शुक्ल का विचार है कि उस समय के हिंदी लेखकों के घर में पिनकांट साहब के 2-4 पत्र अवश्य मिल जाएंगे। ठीक है, पिनकांट साहब भारत में भी आए और लखनऊ में उनका देहांत, चल भी गए। ठीक है, हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, उसका नाम शायद राहुल या कुछ था। तो हम लोग पढ़ रहे थे, तो इतिहास पढ़ा रहे थे सर हमारे, तो बोले कि हुमायूं चौगान खेलते समय नहीं से नमाज पढ़ के आ रहा था तो छत से गिर के मर गया था, मरा था, कोई ऐसा शासक था। तो वो कह रहा पीछे से कि हाँ गलती पढ़ दिया होगा। वैसा ही इन लोग की हालत है, मजबूरी में कर रहे थे लोग, शौक से थोड़े कर रहे थे। हिंदी रक्षकों में बाबू शिव प्रसाद सितारे हिंदी के साथ पंजाब के
बाबू नवीन्द्र चंद्र राय भी थे। उर्दू के पक्षपातियों से उन्होंने बराबर संघर्ष किया। नवीन बाबू ने एक व्याख्यान में कहा कि उर्दू के प्रचलित होने से देशवासियों को कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वह खास भाषा मुसलमानों की है। उसमें मुसलमानों ने व्यर्थ बहुत अरबी और फारसी के शब्द भर दिए हैं। उर्दू में आंशिक कविता के अतिरिक्त किसी गंभीर विषय को व्यक्त करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि सबकी भाषा नहीं है। जैसे हमारे यहाँ झारखंड में हेमंत सोरेन जी हैं, सुबह सुबह उठ के पता नहीं मार लेते हैं कि क्या, समझ में नहीं आता है। अभी आप निकाल दे रहे हैं हिंदी को, इन्होंने जेएसएससी से निकाल दिया, जेएसएससी एग्जाम होने वाला है उसमें से निकाल दिया, कह दिया कि ये दूसरे लोगों की, बाहरियों की भाषा है। हमको तो समझे में नहीं आता। पत्रकार भी यहाँ का वैसने है, सब पिट्ठू लोग। पूछना चाहिए था कि तुम अपने घर में का फ्रेंच बोलते हो बोमा, कि तुम हिंदी बोलते हो अपने बच्चों से। इतने पढ़े लिखे भी तो नहीं हो कि अंग्रेजी बोल सकते हो। इंटर तक पढ़े हो, ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, वो भी मुख्यमंत्री कोटा से। बीआईटी में सर पढ़ने में मन लगता था, एगो लड़की मिल गई, शादी करके चला है घर, पढ़ाई खत्म हो गया जी। ठीक है, तो अब इनकी बात हम करें, केवल लाभ नहीं होगा क्योंकि सारी जनता की भाषा नहीं है, और जबकि वैसी भाषा का विकास होना चाहिए जिसका अधिकांश तो लोग प्रयोग करते हो, ताकि अधिकांश तो लोग, अच्छा हिंदी के बोले हम, मान लीजिए हमारी हिंदी भाषा नहीं है, हम है भोजपुरी आदमी, ठीक है, लेकिन हिंदी को बोले अगर हम, तो हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सब जगह समझ सकते हैं लोग। लेकिन अगर लान के कोई आसामिया बोलने लगेगा तो समझ पाएगा नहीं। उनकी भी मजबूरी है, मेरी भी मजबूरी है, हमारी भोजपुरी भाषा, फिर भी हम हिंदी प्रयोग करते हैं क्योंकि ये सबकी बोली है। तो इन्होंने कहा कि उर्दू अगर लिखिएगा, उर्दू खाली प्रयोग कीजिएगा तो कितने लोग समझेंगे, खाली मुसलमान लोग समझेंगे। बेहतर है कि हिंदी का प्रयोग बढ़ाइए, ठीक है। उर्दू में आंशिक कविता के अतिरिक्त किसी की गंभीर विषय को व्यक्त करने की शक्ति नहीं है। नवीन बाबू के इस व्याख्यान से हिंदी के पक्के दुश्मन गारसा तथा सिफरांत में बहुत बैठे बहुत चिढ़ गए। उन्होंने नवीन बाबू को हिंदू कहते हुए हिंदी का विरोध और उर्दू का समर्थन कर दिया, ठीक है। यहाँ रहते थे बुढ़ऊ को बड़ी मारता सब। श्री राम सेना वाला। 1857 की राज्य क्रांति की बात करें, यहां से हमारा सिलेबस शुरू होगा, यहां से हमारा सिलेबस शुरू होगा। इसको देखने के बाद सिलेबस पे आएंगे। 1849 में सिखों को पराजित करने के बाद संपूर्ण देश पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था जी। 1856 ईस्वी में अवध में अंग्रेजी राज में सम्मिलित कर लिया गया अवध को। इससे अंग्रेज मदोन्मत्त हो गए, मतलब मद में हो गए, घमंड में चूर हो गया, ठीक है। और देशी राजाओं द्वारा एकजुट होकर 1857 में व्यापक स्तर पर विद्रोह किया गया और इसे ध्वस्त करते हुए मुगल साम्राज्य को पुनः स्थापित करने की कोशिश की। देशी राज्यों के विलय और अवध प्रदेश का अंग्रेजी राज्य में समाहार लॉर्ड डलहौजी की नीति विलय नीति के अनुसार हुई थी। महत्वपूर्ण घटनाएं जिनसे जनता की भावना पे कठोर चोट पहुंचा था। जनता, सिपाहियों और रजवाड़ों में जो असंतोष व्याप्त था वह 1857 की क्रांति के रूप में आई। इस राज्य क्रांति का पूरे देश पर व्यापक असर पड़ा। अब पूरे देश को जोड़ना है तो कोई हिंदी बोलेगा, कोई भोजपुरिया बोलेगा, कोई मगही बोलेगा, कोई बुंदेली बोलेगा, कोई कनौजी बोलेगा, कोई असमिया बोलेगा, ठीक है। तो ऐसे में भाषा का संप्रेषण नहीं हो सकता है। इसलिए मजबूरी क्या महसूस हुई कि ऐसी सर्वबोली होनी चाहिए जो सबके द्वारा एक्सेप्टेबल हो और सबको आसानी से समझ सके, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी परिस्थितियों को झकझोर कर रख दिया। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर दी और भारत में क्या ला दिया, सीधे काउंसिल का शासन। याद होगा आपको कि सीधे किसका, अब सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट का शासन हो गया। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश बन गया। अंग्रेजों ने अपनी आर्थिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन किया और दूसरी ओर भारतीय जनमानस में भी नवीन चेतना जागृत हुई, जिससे भारत को सांस्कृतिक रूप से पुनः जागृत किया। पुनर्जागृत होने का मतलब क्या था कि हम गुलामी से पहले फिर से जगे हुए थे। कभी अपने आप की अस्मिता, हम कभी गुलाम नहीं थे, ठीक है, हम गुलाम नहीं थे, हम अपने आप के संस्कृतियों पे गर्व करते थे। हमारी परिस्थितियां बहुत अच्छी थी, हम सोने की चिड़िया थी। लिखते भारतेंदु क्या, सबसे पहले जही ईश्वर दिन धन बल दिनो ते ही परत लखाई, कि जो देश, जो साम्राज्य सबसे पहले ईश्वर ने जिसे धन बल संपदा सब चीज दिया, वो आज अंग्रेजों का पीछ लघु बन गया, ठीक है।
तो जो ब्रिटिश साम्राज्य ये सांस्कृतिक पुनर्जागृत किया कि पुनः जागृत जाग जा भैया। हनुमान जी को, हनुमान मतलब क्या, बंदर थे, बचपन से बदमाशी करने में तेज थे जी। किसी भी ऋषि उस महर्षि को उठा के जा उड़ जा आसमान ये थे। एक दिन एक महर्षि मतंग थे, गुस्सा में जा बोले जा तुम्हारा बल ही छीन हो जाए, और एक दिन उड़ के गए और सूर्य को ले गए, ठीक है, निकल गए। क्या किया, वज्र का प्रहार किया इंद्र ने, ठीक है, बेहोश हो गए। ब्रह्मा जी का वरदान मिला कि जिस दिन तुम्हें कोई तुम्हारी शक्तियों को जगा देगा उस दिन तुम्हारे पास सारी शक्तियां लौट आएंगी। वही स्थिति यहाँ भी हो गया जी। हनुमान जी को देखते होंगे जब लंका जाने के लिए बात बारी होती है तो जामवंत वगैरह क्या कहते हैं कि अपने बल को कछु ध्यान करो हनुमान महाबलधारी, कि तुम तो कुल बलधारी हो, अपने बल का ध्यान करो। और इसके बाद जिस दिन हनुमान जी को होता कि अरे बाप रे हम ही बोला पावरफुल आदमी थे, बाहुबली, तो फिर क्या करते हैं, जिमीगिरी चरण जय जय हनुमंता चले उसो गा पाताल तुरंत, मारे इतना पैर जोर से एकदम ताव में आके कि पाताल में धस गया पर्वत। और क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होकर के हनुमान जी कहाँ पहुंच गए जी, लंका पहुंच, उड़ते हुए पहुंच, ठीक है। तो उसी तरह से 1857 की क्रांति क्या किया, जब थप्पड़ बजा हमें हमारे गालों पे, मैंने हमारे गाल पे नहीं पड़ा था भारतीय जनता के गालों पे, तो ये जो सांस्कृतिक और सामाजिक स्थितियां थी पूरी तरह से झकझोर गई। और भारतीय जनमानस को भान हुआ, महसूस हुआ कि अरे बाबा हम ही थे सोने की चिड़िया और अब हो क्या गए, इनके भी चिड़िया नहीं बचे हैं। तब उनको जब अपनी अस्मिता का ज्ञान हुआ तो उन्होंने अंग्रेजी सत्ता का भरपूर विरोध किया 1859 में। अभी बात पता चल गया किसको, अंग्रेजों को, कि देख लो भारतीयों का विरोध करके तुम यहां शासन नहीं कर सकते, भारतीयों को पटाना होगा कोटना होगा, तभी यहाँ पे शासन चला पाओगे, ठीक है। पुनः जागृत किया इसने, क्रांति की लपटों ने साहित्य को भी प्रभावित किया। याद होगा हमने क्या कहा था, साहित्य समाज का दर्पण है और दीपक भी है। दर्पण के रूप में साहित्य समाज की समस्याओं को दिखाता है, वहीं दीपक के रूप में साहित्य उन समस्याओं का निदान प्रस्तुत करता है। तो अगर साहित्य बिंब है, सॉरी समाज अगर बिंब है तो साहित्य उसका प्रतिबिंब है। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे और 100 में भी अकेले हैं। आईना को फोड़ दीजिएगा ना जी, 100 टुकड़े हो जाएगा, उसके बाद भी हमारे थुथुर दिख रहा होता उसमें। तो वही स्थिति यहां भी था कि ठीक है, समाज जो है यहां हम देखा ना प्रभाव, तो साहित्य भी क्या करता है, समाज जैसा होगा साहित्य भी उसी ओर मुड़ जाएगा। याद है ना, बताते थे कि आदिकाल में हम लोग लिख क्या रहे थे, आदिकाल में लिख रहे थे पौमचर्यु, ठीक है, गोधा रासो, पाकुड़ रासो। परिस्थितियां वैसी, भक्ति काल में रामायण लिखा गया, सुर सरावली लिखा, क्योंकि समाज की जरूरत था। आज क्या लिख रहे हैं, हाफ गर्लफ्रेंड वन नाइट एट कॉल सेंटर, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि समाज वही है, जैसा समाज होगा साहित्य की धारा स्वतः मुड़ जाएगी। तो समाज कैसा था, स्वतंत्रता के लिए छटपटाहट था, तो साहित्य में क्या दिखेगा, साहित्य में भी स्वतंत्रता की छटपटाहट देखी, राष्ट्रीय चेतना आ गया, काव्य में व्यक्त करने वाली बलवती इच्छा साफ दिखाई लगी। साहित्यकारों द्वारा व्यक्त इन भावनाओं को ने जनता में राष्ट्रीय चेतना का उद्बोधन किया। ईसाई धर्म प्रचारक भारतीय धर्म और समाज की मान्यताओं का खिल्ली उड़ा रहे थे। याद होगा ईसाई लोग आए थे क्यों हमारे यहाँ, अपनी बहन का शादी थोड़े कराने आए थे, इसलिए आए थे अंग्रेज लोग कि यहाँ ईसाई धर्म का प्रचार कर सके। वे भारतीय धर्म और समाज में व्याप्त कुरीतियों का समाज मजाक उड़ा कर दिखाते थे, ठीक है। और यही नहीं, अपितु आर्थिक लालच देकर भोले भाले भारतीयों को ईसाई बनाकर धर्म स्वीकार करने के लिए ललायित भी कर रहे थे। अतः ऐसे माहौल में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आवश्यकता महसूस हुई। राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद कर क्या रहे थे, वेदों की ओर लौटो, मतलब अपने वेद को पहचानो, इन संस्कृतियों में मत बजो विरोधियों से, और अपने वेदों की ओर लौटो, अपने धर्म की ओर लौटो और समझो उसको, समाज की कुरीतियों को खत्म करो। मैंने जब इतिहास पढ़ाया, आपको आदिकाल पढ़ाया, फिर भक्ति काल पढ़ाया, किसी ने भी, किसी भक्त संत ने जाति धर्म ऊंच नीच इनकी बात नहीं की। सबने क्या किया, समाज को
प्रेम के माला में पिरोने की कोशिश की। कुछ लोग हो सकते हैं, सोचिए, कल्पना कीजिए, वो तुलसी जो उस काल के ब्राह्मण थे, उसके बावजूद उन्होंने क्या लिखा कि साधु संतु तुलसी भक्ति सब साधु संत किरातिन। याद है, पढ़ा है? धूत कहो, अवधूत कहो, जुल्हाद कहो, रजपूत कहो, भाई हमरा धूत कह दो, हमको साधु कह दो या ढोंगी कह दो, हमको मतलब नहीं है रे बाबा, ठीक है? धूत कहो, अवधूत कहो, जुल्हाद कहो, रजपूत कहो, हमरा जो ले कह दो ना, हमरा का फर्क पड़ना, ठीक है? मांग के खाई मस्जिद को सोई, मैं मांग के खा लूंगा और मस्जिद में सो लूंगा। बाहर उस काल का एक ब्राह्मण कह रहा है क्या? मांग के खाई वो मस्जिद को सोई, मस्जिद में सो जाऊंगा। ये क्या स्थापित करने की कोशिश है? ईश्वर एक बूंद ते विश्व रचे हैं, एक बिरछी एक लागे दो डारा, जैसे लिखते हैं कि बिरछी एक लागे दो डारा, एक ते उपजे नाना प्रकारा। वृक्ष तो एक ही है रे बाबा, दो डाल लग गया, हिंदू और मुस्लिम। बिरछी एक लागे दो डारा, एक तो उपजे नाना प्रकारा। मातु के रक्त पिता के बिंदु, उपजे दो उतुरक और हिंदू। क्या करने की कोशिश है? समाज को एक बंधन में पिरोने की कोशिश है। ये क्या है? पुनर्जागरण है, धार्मिक जागरण है। धर्म के सुधार के द्वारा समाज में कोशिश सुधार, धर्म सुधार द्वारा समाज सुधार की कोशिश किसमें दिखी? भक्ति काल में। तो यहाँ क्या दिख रहा है? सांस्कृतिक पुनर्जागरण की भाई जो तुम्हारा धर्म का ओरिजिनल बात है उसकी ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो और अपने संस्कृति को पहचानो, ठीक है? अंग्रेजों की संस्कृति में फंसना नहीं है, ठीक है? ये बताने की कोशिश थी। पुनर्जागरण की आवश्यकता महसूस से फलना महापुरुषों ने सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भारतीय जनता को जागृत करने का काम किया। देश के प्रबुद्ध जनों, चिंतकों ने जनता को नई प्रेरणा दी। जैसे समाज में जो कुर्तियां क्या थी? जाति, धर्म में बढ़ना, धर्म में भेद था, मुस्लिम आपस में लड़ रहे थे, शिया सुन्नी, ठीक है? हिंदू आपस में लड़ते थे ना, और नारी शोषण था, गरीब अमीर का शोषण था, सामंती शोषण था, विधवाओं के साथ समाज में। मुंशी प्रेमचंद ने 3 तरह की रचनाएं लिखी हैं। उसमें से एक रचनाएं जो है उनकी जो आती है वो है, जैसे समझिएगा, प्रेमाश्रम लिखा उन्होंने। उसमें कुछ और नहीं है, इसी बात की चर्चा है कि शादी हो रही है, लड़कियों का शोषण किस रूप से था नारी का, कि बुढ़ाऊ है 50 बरस के, लेकिन शादी करना है जी 16 बरस वाली से बाली उम्र को सलाम। और शादी कर ले रहे हैं और 10 साल में कहाँ चले जा रहे हैं? लुढ़क के ऊपर। और वो पूरा जीवन 50 बरस विधवा रूप में जिएगी। समाज क्या करेगा? समाज या तो उसे वेश्यालय जाना पड़ेगा, वही बन के रह जाएगी समाज उसे, या तो समाज का ताना बाना सुनना पड़ेगा उसको। तो विधवा विवाह बहुत बड़ी चुनौती थी, सती प्रथा, ठीक है, बाल विवाह। इन समस्याओं को खत्म करने की कोशिश किसने की? इन प्रेरकों ने, महापुरुषों ने। इसके लिए क्या किया उन्होंने? विधवा विवाह को उचित बताया, बाल विवाह को अनुचित बताया, सती प्रथा पर रोक लगा दी और देश की उन्नति के लिए अछूतोद्धार का प्रयास किया गया। अछूतोद्धार मतलब क्या? गांधी जी क्या किए थे? हरिजन यात्रा, हजारों किलोमीटर हरिजनों के बीच घूमे, बोले कि अब इसको हरिजन कहा जाए, मतलब जो ईश्वर का जन हो उसे क्या कहा जाएगा? हरिजन कहा जाएगा। भक्ति आंदोलन के सारे संत यही तो कर रहे थे जी। तुलसी जो है, किसका जूठा बेर किसको खिला देते हैं? एक सबरी का, भिलनी का जूठा बेर किसको खिला दिए? भगवान राम को, जिसे आप क्षत्रिय रूप में उस काल के राजा बोलते थे। ये दिखाने की क्या कोशिश है कि ब्रह्म एक है। अगर उस ब्रह्म, उस पर ब्रह्म का ही सभी अंश हैं तो भेद मत करो, बल्कि समाज को प्रेम के बंधन से जोड़ो। सबसे महत्वपूर्ण ये है, ठीक है? हाँ, चलिए, इसके लिए क्या किया उन्होंने? ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी आदि की स्थापना की। क्या हुआ जी? अब से बात है, बोलिए, कमेंट मारिए लोग। कोई दिक्कत है किसी को? ऑनलाइन वाले, ठीक है, बोलिए, कमेंट कीजिए।
सीमा। और लोग को दिक्कत है, बोलिए, कमेंट कीजिए। उमेश, नो सर। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? चलिए, क्या तो लिखे, संगीता कुमारी। कौन से बुक में है सर? मतलब मैं समझ नहीं पाया, क्या कौन से बुक में है संगीता? क्या मतलब, मैं समझ नहीं पाया। बोलिए। अरे हम गद्य काल पढ़ा रहे हैं आपको, ये पीडीएफ मैंने बनवाया है और इसके बाद पढ़ाऊंगा अलग से, ये नहीं पढ़ाऊंगा। किससे पढ़े संगीता? किसी से नहीं पढ़ना, हम जो पढ़ा दे रहे हैं वो तो नहीं काफी है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। हाई स्कूल एक बार बिलीव करके देखिए, पतंजलि कोई ऐसा नहीं है कि 6 महीने के लिए उगा हुआ संस्थान है। हम यही हैं, भरोसा रखिए। आप पीजीटी का क्वेश्चन बना के देखिए, हाई स्कूल का तो बात ही खत्म। अगर बाहर चल गया तो बोलिएगा। अब देखिए 1857, कोई किताब जो उठा लीजिए, आपकी मर्जी हो, जो पढ़ना चाहे पढ़ लीजिए एक किताब, लेकिन हमें नहीं लगता कि उसकी जरूरत है जो मैं दे रहा हूं, क्योंकि उसके कंसेप्ट में और मेरे कंसेप्ट में दोनों में अंतर दिखेगा जो मैं पढ़ाऊं। थोड़ा बड़ा कीजिए सर, सीमा बरला। लीजिए, अब बड़ा कर दीजिए एकदम, आप बोल दिए हम बड़ा कर देंगे, और बड़ा कर दें। चलिए, ठीक है, हो गया। चलिए, 1857 की राज्य क्रांति भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी जी। मेरठ में मंगल पांडे के नेतृत्व में बिगुल का विद्रोह फूंक दिया गया और अंग्रेजों को यह बता दिया कि भारत को बहुत दिनों तक दबाकर नहीं रख सकते। कविता में स्वदेश प्रेम, राष्ट्रीय चेतना और नए विश्व की ओर उन्मुख हो गई कविता, और कविता रीतिकालीन परिवेश से मुक्त होकर के नवयुग का द्वार खोलने लगी, और अंग्रेजों में होने वाली भारत दुर्दशा का चित्रण इन्हीं शब्दों में होने लगा जो अंग्रेजों ने शासन करके चौपट किया था इन दुनिया को। भारतेंदु लिखते हैं कि अंग्रेज राज सुख साज सबे सब अति भारी। भाई देख लो, अंग्रेज राज में सुख सब चीज है, लेकिन पैधन विदेश चली जाते हैं, यह अतिखारी। दुख तो है भैया, क्या कि धन है हमारा है, सोने की चिड़िया हम थे, लेकिन सारा धन कहाँ चल जा रहा है? अंग्रेजों की ओर। इसे ही इतिहास में क्या कहते हैं? धन का बहिर्गमन, यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ की नीति से के नाम से जानते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? ड्रेन ऑफ वेल्थ पॉलिसी, धन का बहिर्गमन। सब चल जा रहा है भैया, हमारे यहाँ का पैसा क्यों ऐसा कह रहे थे? याद होगा, क्या याद होगा बोलिए? इसको मिटाइए, के बाद हम याद दिलाते हैं, आप लोग याद रखिएगा चाहे नहीं। चलिए लिखिए, लिखिए नहीं, सोचिए, सोचिए, एक बार सुनिए। आज कहानी समझे तो मजे लेते हैं। आज मजा लेने में भी क्या कोई दिक्कत है? समझ पा रहे हैं ना बताने का चाह रहे हैं? उसको करा लीजिएगा, वो तो ही है आपके पास, है ही, करा लीजिएगा। अब भेज दीजिएगा, सबको भेज दीजिएगा, अपने सब दोस्तों को, ठीक है, दे दीजिएगा। आज कहानी समझिए, इसके बाद आधुनिक काल का पृष्ठभूमि हम कल रखेंगे। आज सिर्फ फैक्ट की ओर देख रहे हैं, कहानियों को समझ। हुआ क्या था जी, देखिए, 2 युद्ध लड़ा गया था इतिहास में। एक का नाम था बक्सर और दूसरे का नाम था प्लासी। इससे पहले अंग्रेजों को भारत में जब आते थे तो क्या करना पड़ता था उनको? वहां से सोना और चांदी का सिक्का लाना पड़ता था जी, जब व्यापार करते थे। लेकिन जैसे ही जहांगीर के दरबार में उसे व्यापार करने की छूट मिली, व्यापार करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे जब उनको समझ में आया कि मुगल काल की सत्ता जर्जर हो चुकी है और उसे हम अब हथिया सकते हैं। याद होगा आपको किसका? सिराजुद्दौला। और कहानी नहीं पता है इतिहास वाला? प्लासी बक्सर का युद्ध नहीं जान रहे हैं? वो था ना, नहीं, हाँ, ये दोनों ही युद्ध थे जिसमें इन लोग हार गया, भारतीय नवाब लोग हार गया।
अभी बंगाल का जो डिवीजन था, बंगाल प्रांत, ये किसके हाथ में चल गया? अंग्रेजों के हाथ। तो जो अंग्रेज इससे पहले सोना चांदी लाता था हमारे यहाँ, तब व्यापार करता था। तब जब सूहे राजा बनिए गया, सारा पावर उसी के पास हुई गया, तब उसको अपने यहाँ से सोना चांदी लाने की जरूरत नहीं हुई। ठीक है, अब यहीं का धन जो है, यहीं से सामान भी खरीदना शुरू कर दिया। बेच कहाँ रहा है? यूरोप में। मतलब हाँ, धन किसका है? पै धन विदेश चली जाते हैं। धन हमारा, यहीं के धन से यहीं से टैक्स वसूला, अब यहीं से लोगों से सामान भी खरीदा, अब बेच का फायदा कहाँ आ रहा है? यूरोप में फायदा कमा रहा है। तो पै धन विदेश चली जाते हैं। ठीक है, यही अतिख्यारी, यही हमें दुख की बात है। तब तो ठीक है, लेकिन दुख यही है। निश्चित ही 1857 की राज्य जो क्रांति थी, उस सांस्कृतिक पुनर्जागरण का बिगुल साहित्य में भी दिखा दिया। ठीक है, भारतीय संस्कृति का जागरण। और हिंदी की बात करें अगर हम, तो अंग्रेजी पद्धति के जो स्कूल कॉलेज जो स्थापना हुए थे, और जो लॉर्ड मैकाले पद्धति, अंग्रेजी शिक्षा की पद्धति आई, जैसे अंग्रेजी परक लोगों के कारण भारत में उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का प्रारंभ हो गया था, बोलबाला। अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार बंगाल में भी सबसे पहले हुआ, क्योंकि वहीं खोला गया था फोर्ट विलियम कॉलेज। ठीक है, क्योंकि कलकत्ता विदेशी व्यापारी गतिविधियों का केंद्र था, भी दिखा दिए। तो कलकत्ता ही वो मैंने बंगाल ही डिवीजन था, जिसको सबसे पहले पलासी और बक्सर में किसने जीता? अंग्रेजों ने जीता। तो शासन कहाँ स्थापित किया? बंगाल प्रांत पे। इसलिए किसका प्रारंभ हो गया? अंग्रेजी शिक्षा का। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले सांस्कृतिक पुनर्जागरण ही बंगाली में आया। अब सबसे पहला विरोध किसने किया? अंग्रेजों का, बंगाली किया। ठीक है, पश्चिमोत्तर प्रदेश एवं अवध बहुत बाद में ब्रिटिश राज में मिलाए गए। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को नौकरी से आसानी मिलती थी, इसलिए भी लोगों का झुकाव इस ओर हुआ। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति ने भारतीय बुद्धिजीवी को भी सचेत किया और जन जागरण हेतु यहाँ कई संस्थाएं स्थापित हो गई। समझिएगा, अंग्रेजों ने किस उद्देश्य से किया था? यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था लाया था अंग्रेजी शिक्षा, इसलिए कि भारत में ही रह के ऐसा आदमी को पैदा करना जो शरीर से तो भारतीय हो, लेकिन मन से अंग्रेज हो। ठीक है, टाई कोट बेल्ट भी लगाना शुरू कर दे और अंग्रेजी बोले, हाय हेलो करते रहे। ठीक है, लेकिन वही लोग जो अंग्रेजी में शिक्षा लिए थे, उनको पढ़ने को क्या मिला? रूसो, प्लूटो, सुकरात, ठीक है, मैक्स वेबर जैसे, कार्ल मार्क्स आदि जैसे दार्शनिकों की विचारधारा से रूबरू होने का मौका मिला। अब अगर समझ ले कोई, अगर ये पता चल जाए कि हम स्वतंत्र पैदा हुए हैं और किसी के गुलाम बनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, तो कहते हैं कि व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लिया है और एक किसी के पराधीन नहीं है जन्म से। जब ऐसा विचारधारा से परिचय होगा तो हम लोग कहेंगे ऐसा ही बात है। तब अंग्रेजों हमारे यहाँ क्या पराधीन बनाए हो रे? तुम एक तरफ लिख रहे हो अपने यहाँ कुछ और, हम भारतीयों के साथ अन्याय। तो विरोध किसने किया अंग्रेजों का? सबसे पहले यही लोग, पढ़े लिखे लोग, अंग्रेजी शिक्षा में। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा में ही पढ़े हुए लोग। कुछ संस्थाएं स्थापित हुई, जैसे हम बात कर रहे थे ब्रह्म समाज, राजा राममोहन राय 1828 में, प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन 1867 में, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद ने, आर्य समाज सरस्वती जी ने, ठीक है, 1867 में बंबई में, थियोसोफिकल सोसाइटी मैडम व्लात्स्की ने किया था 1875 में न्यूयॉर्क में। ठीक है, आगे बढ़िए। थियोसोफिकल सोसाइटी एक शाखा अडयार मद्रास में खोली गई। इस संस्था की इंग्लैंड शाखा से संबंध श्रीमती एनी बेसेंट से था। सोसाइटी के विकास में तन मन से जुट गई एनी बेसेंट और असाधारण और गतिशील वक्तृत्व कला के बल पर उन्होंने शिक्षित भारतीयों का ध्यान आकृष्ट किया और अपने आदर्शों की पूर्ति हेतु उन्होंने शिक्षा संस्थाएं भी खोली। बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज इसी की एक संस्था के रूप में स्थापित हुई। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने यद्यपि हिंदू धर्म और संस्कृति के उन्नयन हेतु इस संस्था की स्थापना की, तथापि समूचे देश में राष्ट्रीय भावना का संचार करने के लिए राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार करने का श्रेय दिया जाना चाहिए उन्हें। स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी में की और आर्य समाज का सारा कामकाज हिंदी में प्रारंभ कर दिया।
ऐसा उन्होंने श्री केशव चंद्र के सुझाव पर किया था। आर्य समाज विशेष प्रभाव उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब में रहा। आर्य समाज ने अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की और पुस्तक, पत्रिकाओं, उपदेशों, प्रवचनों, शास्त्रार्थों के अनुवाद ग्रंथों के माध्यम से हिंदी के प्रचार प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्य समाज ने निश्चित ही गद्य भाषा साहित्य को समृद्ध करके उसे नवीन गति प्रदान की। इनका कोई उद्देश्य हिंदू धर्म का विकास नहीं था, बल्कि विकास किस चीज का था? अपने संस्कृतियों को जानने पहचानने का, कि जान लो तुम कौन हो, तुम्हारी संस्कृति क्या है, अब फंसना नहीं है अंग्रेजों के चक्कर में। ठीक है, संक्षेप में कहा जा सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से पूर्व हिंदी गद्य की दो शैलियां विद्यमान थी। एक तो उर्दू फारसी से संयुक्त शैली और दूसरी हिंदी भाषा जिसका प्रतिनिधित्व शिव प्रसाद सितारे हिंद कर रहे थे, तो दूसरी संस्कृत शैली वाली, ठीक है, विशुद्ध हिंदी थी जिसका प्रतिनिधित्व राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा कर रही थी। भारतेंदु जी ने अपनी भाषा के लिए मध्यम मार्ग अपनाया, मतलब दोनों भाषाओं का इस्तेमाल। भारतेंदु युग की बात हम करें तो थोड़ा सा इसके देखने के बाद आधुनिक की ओर आएंगे हम लोग। ठीक है, आधुनिक काल के कई भागों में बांट के दिखा सकता है। विभाग की बात करें हम तो पुनर्जागरण काल, जिसे हम भारतेंदु युग कहेंगे, 1857 से 1900 के बीच में। जागरण सुधार काल द्वितीय युग है, ये 1900 से 1918 के रूप में। छायावादी युग 1918 से 1938 और छायावादोत्तर तो 1938 से 45 है वो। प्रगति प्रयोग काल 38 से 53 है और नव लेखन काल 1953 से अभी तक। ये किसने किया था? नगेंद्र के अनुसार। उक्त वर्गीकरण काव्य दृष्टि से है। गद्य में हुए विकास को अलग ढंग से समझा जा सकता है। आधुनिक काल के प्रथम चरण को भारतेंदु युग कहना इसलिए उपयुक्त है क्योंकि यह नामकरण भारतेंदु जी के अनुसार रखा गया ना, भारतेंदु जी के नाम पे। भारतेंदु जी का रचना काल 1850 से 1885 में रहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 में संभाला। सरस्वती का प्रकाशन सन 1900 ईस्वी से आरंभ हुआ और 1850 से 1900 तक इस अवधि को भारतेंदु युग कहना समीचीन होगा। क्यों कहेंगे इसको हम भारतेंदु युग? क्योंकि इससे पहले जो धारा थी, बेशक हो सकता है कह सकते जमते जमते भारतेंदु लिखना शुरू कर दिए थे। ठीक है, 1850 में जन्मे लिए, अब 1885 में मरिए गए, तो फिर जो है इसको भारतेंदु युग काहे कहा जाएगा? मन में हो सकता है, तो इसलिए कहा जाएगा कि 67 में ही लिख दिए थे रचना, 11 साल के काल में वो लिखना शुरू कर दिए थे। अब बड़े लेखक के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे 14-15 साल की उम्र में ही। ठीक है, जो बहुत ही प्रबुद्ध लोग होते हैं वो 150 साल जिंदा नहीं रहते। हमारे यहाँ भोजपुरी में एक कहावत है कि न दुष्ट व्यक्ति मरते हैं न खंडहर ढहता है। ठीक है, जो खराब प्रवृत्ति के इंसान रहेंगे वो 150 साल जिंदा रहता है। सबको जरूरत नहीं होती है। विवेकानंद 39 वर्ष के ही उम्र में मर गए। जो उच्च बौद्धिक कोटि के हैं वो ज्यादा उम्र नहीं देख पाते हैं, तो ये बेचारे कम उम्र में ही ऐसा करके चले गए। चूंकि इससे पहले धारा जो थी वो कौन सी धारा थी? रीति की धारा थी। 90% कविताएं किसमें लिखी जा रही हैं? रचनाएं सिर्फ श्रृंगार की ओर। इनके पिताजी का ही काल है जब उसमें लिखते थे क्या? इंद्र सभा। इंद्र के सभा में क्या होता है? उर्वशी एक से एक नंबर के कैटरीना और करीना नाच रही हैं। सिर्फ उस चीज का वर्णन दिखाया जा रहा है। मैं तो कमली कैटरीना वाली, सिर्फ मने परियों का, अप्सराओं का, 72 हूरों का मुस्लिमों के कंसेप्ट में इनकी चर्चा, उनके नक्शिक वर्णन, उनके अंग स्वभाव, उसके नृत्य का वर्णन सिर्फ मस्त है, मगन है एकदम, सूरा और सुंदरी। इसके सिवाय कोई चर्चा नहीं थी। भारतेंदु जी समझे कि अरे भोमा लोग देश गुलाम है। ठीक है, वही मोहम्मद गोरी वाली परिस्थिति याद होगा क्या? पृथ्वीराज चौहान नई शादी करके लाए, 6 महीना निकल में नहीं किए घर से। क्या लिखा उनके कवि ने? गोरी रत तू धरा और तू गोरी रत। वाह 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 वाह, पृथ्वीराज बहुत महान है। तुम्हारी धरा को मोहम्मद गोरी ने चढ़ाई किया है तुम्हारी धरा पे, और तुम अपनी वाली गोरी में व्यस्त हो। ठीक है, तो वही समझाने की कोशिश क्या कर रहे थे ये सब कि भाई जगो। ठीक है, तो भारतेंदु जी लिख दिए, इंद्र सभा की जगह लिख दिए कि तू इंद्र सभा वाला नहीं हो लोग, तुम लोग भोमा लोग हो, तुम लोग बंदर सभा वाला हो। तो इंद्र सभा की जगह उन्होंने क्या लिख डाला? एक कविता रचना, बंदर सभा। तुम लोग साले लोग इंद्र लोग सभा में नहीं बैठे हुए, तुम लोग बंदर हो। इस देश जल रहा है, समाज जल रहा है,
तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारी समाज, तुम्हारे आर्थिक सब स्थितियां खराब हो चुकी हैं, और फिर भी तुम किस में व्यस्त हो? सूर और सूरा में। मैंने बोतल मार लेना है, एक बोतल पीला बोतल, नशा चढ़ा वो, ठीक है, इसी में बिजी हो। अब तो कम से कम सुधर जाओ। ठीक है, अब आधुनिक यह बात हुआ जी। भारतेंदु जी सही अर्थों में हिंदी के जनक कहे जा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने समझा कि अब समाज की जरूरत क्या है, उसको लिखना चित्रित करना शुरू। अब समझिएगा, मान लीजिए खाली पद्य रचनाएं लिखी जाएंगी तो कितने लोग समझेंगे? मान लीजिए आपके पास लाके कहा जाएगा हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, छोटा बच्चा पास तो रोने लगेगा कि का तो गा रहा। समझ में ही नहीं आएगा। तो पद्य सबके समझ में नहीं आते हैं, गद्य ही वो माध्यम था, नाटक सबको ही समझ सकता है, चाहे रिक्शे चला वाला कहानी हो। तो इनको समझ में आ गया कि अब कविताओं की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत किस चीज की है? नाटकों की, गद्यों की, कहानियों की, जिसे हर कोई समझ सके। तो कहानी पहले आज की तरह टीवी में नहीं आता था। अब कहानी पहले जो है लोग ऐसे ले लेके पढ़ते नहीं थे, कहानी खेला जाता था। याद होगा कुछ आज भी गांवों में क्या खेलते हैं लोग? रामायण का नाटक करते हैं, कुछ लोग इन कहानियों को दिखाते हैं, नाटक चलता है, या फिर कुछ अल्लाह उदल की कहानियां, बहुत सारी कहानियां जो लोग खेलते हैं, ठीक है, नाटक करते हैं। तो जब नाटक होता है तो ज्यादा समझ में आता है लोगों को, ठीक है, इसलिए गद्य का विकास। क्या हुआ, आप लोग हिंदी वाले हैं? नहीं, मैथ वाले हैं, तो हिंदी और मैथ दोनों मिला दीजिएगा। अच्छा कोई बात नहीं, मैं तो बस मजाक किया। उनकी भाषा में न तो मुंशी सदा सुखलाल की भाषा की तरह पंडिताऊ है, मतलब टफ भाषा का प्रयोग नहीं किया, और न लल्लूलाल की तरह ब्रजभाषा है, न सदल मिश्र की तरह पूर्वीपन है। राजा शिव प्रसाद का उर्दूपन शब्दों तक ही सीमित न था, वाक्य विन्यास में भी व्याप्त था। दूसरी ओर राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा विशुद्ध एवं मधुर थी, ठीक है, आगरा की बोली पुट लेते हुए थी। भारतेंदु जी ने सब कुछ छोड़ दिया, ताकि ना ऐसा का काम नहीं चलेगा रे बाबा। भारतेंदु जी ने भाषा संस्कार करते हुए सभी दोषों से यथासंभव मुक्त रखा इनको, और अपनी जो गद्य लिखा उसको, जो न केवल गद्य की भाषा का संस्कार अपितु पद्य की भाषा को भी सुसंस्कृत करने की कोशिश की, संस्कृत और सहज बनाने की कोशिश की, ताकि आम जनता भी इसे समझ सके। भारतेंदु जी का सबसे बड़ा योगदान था कि उन्होंने हिंदी साहित्य को नवीन मार्ग दिखलाया। देश हित एवं समाज की भावना का समावेश सर्वप्रथम भारतेंदु जी की साहित्य रचनाओं से दिखती है। बंगाल में लिखे गए नाटकों और उपन्यासों का इसका सूत्रपात पहले ही बंगाल लेखक कर चुके थे, देखे थे। शुक्ल जी ने भारतेंदु के इस योगदान पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद बढ़ रहा था, माने जो दूरियां बढ़ रही थी जीवन और साहित्य के बीच, उसे उन्होंने दूर कर दिया और हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर, ठीक है, प्रवृत्त करने वाले हरिश्चंद्र ही हुए। भारतेंदु तो उनका उपाधि था, नाम क्या था उनका? हरिश्चंद्र, ठीक है। इसीलिए शुक्ल जी कहते हैं कि भारतेंदु काल से हिंदी नए चाल में चली। क्या बोला उन्होंने? भारतेंदु काल से हिंदी नए चाल में चली, कि इससे पहले क्या लिखा था? सूरा और सुंदरी पर चित्रण होता था। अब इन्होंने क्या किया कि धतपूर्वक इसमें फंसो नहीं, देश जल रहा है और तुम इस पे लिख रहे हो। वही मोहम्मद गोरी को खाली वो लिखे गोरी रह तो तू धरा, तू धो गोरी रख, ठीक है। उसके बाद जब वो नहीं निकला, फिर नहीं निकला राजा, तो क्या कहता है? किम बुद्धे रतिमंती राजा, भक्त पत्नी के प्यार में पड़ा हुआ राजा, तुमको क्या पता चलेगा देश प्रेम क्या होता है? लाजे बेचारा निकल आया। वैसे ही इन्होंने क्या किया कि खाली सूर्य और सुंदरी में मत डूबल रहो भोमा लोग, अब तुम्हारा देश जल रहा है और किस पर बढ़ो? देश हित, जनता की भावनाओं को जगाने की कोशिश की इन्होंने झकझोर दिया, और इसीलिए ये पुनर्जागरण हो गया हिंदी, ठीक है। अपनी संस्कृतियों को समझने के लिए जनता को जगाया गया कि समझो तुम ही थे, ठीक है, जहां राम कृष्ण जैसे लोग पैदा हुए, ठीक है, और तुम आज क्या हो गए?
लिखते हैं, भारतेंदु जी की एक पंक्ति है, मैं दिखा रहा हूं। रोवहु सब मिलके आवहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी न जाई। सबसे पहले जही ईश्वर धनबल दिनो, सबके पहले जही सभ्य विधाता किनो, मतलब समाज को सबसे पहले सभ्य किया था, तो ही अब सबके परत लखाई। वही पीछे पीछे किसके चल रहा है? अंग्रेजों के। अरे भमा शर्म करो अपने ऊपर, जो सबसे पहले सभ्य तुम थे, तुम्हारा समाज सबसे ज्यादा विकसित था, तुम सिंधु घाटी में भी आर्य समाज बन के रहे हो। सबसे आगे बढ़ने वाला हुआ किसके पीछे चल रहा हो? पिछलगू बन गए हो अंग्रेजों का। हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। ठीक है, भारतेंदु जी मंजी हुई परिष्कृत भाषा का सामने लाए, जो हिंदी हिंदी भाषा का जो विवाद उससे पहले चल रहा था, उस सब कुछ सुलझ गया। ठीक है, भारतेंदु युग के मंडलकारों की बात करें तो इससे पहले अब चलते हैं आधुनिक परंपराओं की आधुनिक युग की शुरुआत पे। अब लिखते हैं, लिख डालिए अब। बताइए कोई यहां तक दिक्कत हुआ हो तो बोलिए, यहां तक दिक्कत अगर हुआ हो तो कमेंट कीजिए प्लीज, बोलिए आप लोग। कोई दिक्कत है? संदीप ना, उधर जो बैठते थे वो चरण दास हंसदा ना, अब ये के उमेश, अभी वो अभिजीत कहाँ है? वो अभिषेक, कोई दिक्कत? रिंकी, आप जी क्या नाम है? पिंकी आकांक्षा, क्या ना, कोई दिक्कत? नया एस्पिरेंट, कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। आप लोग एमए भी किए हैं? बीएड एमए दोनों है? पीजीटी भी आएगा तो भी दे दीजिएगा, तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाने जा रहा है, घबराइए नहीं। लोग को टेंशन लेना नहीं है, सिर्फ देना है, टेंशन लेने का नहीं जी ठीक है, चलिए। बात हम सभी कर रहे थे किस चीज का? आधुनिक युग का। लिखिए आधुनिक साहित्य, लिखिए, बड़ा सा हेडिंग बनाइएगा, लिख लिए, छोटा सा हेडिंग बना दिया, बड़ा सा बना दीजिए चलिए, अच्छा कोई बात नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। आधुनिक साहित्य, ठीक है, लिखिए। साहित्य में आधुनिकता, साहित्य में आधुनिकता एक संकल्पना है। आप लोग भी लिखिएगा जी, ऑनलाइन वाले लोग। साहित्य में आधुनिकता एक संकल्पना है। हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य में प्लीज अपने दोस्तों को बताइए जो परिचित होंगे कि चलो हिंदी की क्लास बढ़िया से चल रही है, बताइए, नहीं तो वैकेंसी आता है तो वैकेंसी तक कुकुरमुत्ते की तरह संस्थाएं उदय हो जाती हैं जी। ठीक है, बहुत सारे मिलेंगे आपको, लेकिन सस्ता में फंसना नहीं है। सस्ता नहीं, सबसे अच्छा, बांगर सीमेंट की तरह ठीक है, मेहनत कीजिए, हम लोग साथ हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने मित्रों को भटकने मत दीजिए, आपका धर्म है। ठीक है, बताइए उनको क्या लिखे थे। हिंदी साहित्य एक संकल्पना है। 19वीं शताब्दी, हाँ, हिंदी साहित्य में, हाँ लिखिए हिंदी साहित्य में, अब उसके बाद लिखिए 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी के बाद लिखिए, मैं नहीं, 19वीं शताब्दी के बाद, 19वीं शताब्दी के बाद यह उभर कर आई, यह उभर कर आई, यह उभर कर आई जो विचार, जो विचार, भाव, भाषा, सभी स्तरों पर, सभी स्तरों पर मध्यकालीनता, मध्यकालीनता से अलग थलग नजर आई, से अलग थलग नजर आई, अलग थलग नजर आई। आधुनिक अपने आप में,
आधुनिकता, आधुनिक नहीं, आधुनिकता अपने आप में विकास की एक प्रक्रिया है, विकास की एक प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया है जो यांत्रिक यांत्रिक और औद्योगिक विकास को सूचित करता है। यह जीवन में शैलीगत परंपराओं का परिवर्तन दिखाता है। जीवन में शैलीगत परंपराओं में परिवर्तन को दिखाता है। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। और ऑनलाइन वाले लोग तो खैर उनको करना ही है, लेकिन जो ऑफलाइन वाले लोग हैं आ सकते हैं आप लोग, तो क्लासेस चल रही है ऑफलाइन, क्लासेस चल रही है ऑफलाइन, आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। जिनको भी इच्छा होगी आ सकते हैं। ऑनलाइन तो क्लासेस चलेंगी, वो तो बंद होने की चीज नहीं है, लेकिन जो ऑफलाइन थे वो भी आ सकते हैं अब, क्योंकि बच्चे आ रहे हैं। बहुत से लोग बैठे हुए हैं लाइव में भी, सामने भी बैठे हुए हैं, क्लास कर रहे हैं, आप भी आ सकते हैं। चलिए पैराग्राफ चेंज करिए, लिखिए भारतीय साहित्य में औपनिवेशिकता के परिणाम स्वरूप आधुनिकता का विकास हुआ। विकास हुआ। पूंजीवाद का आना सामंतवाद के पतन को दिखाता है। पतन सर छोड़ दिए, पतन को दिखाता है। मध्ययुगीन परिस्थितियों में सामंतवाद की समाप्ति के पीछे पूंजीवादी परिवेश का सबसे बड़ा योगदान रहा है। सबसे बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, लिख लिए। ठीक है, अगले क्लास में हम सभी देखेंगे इसका पूरा विस्तृत, कारणों को स्पष्ट करेंगे। तब तक के लिए बताइए कोई दिक्कत किसी को पिछली क्लास से, कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम? फिर वही बात, कोई कंसेप्ट सताए तो हमें बताएं, लेकिन किसी की याद सताएगी तो हमें बता सकते हैं। कंसेप्ट सताए तो बताएं। बोलिए, कोई दिक्कत किसी को? कोई समस्या पिछले वाला? संगीता कुमारी, नो सर। और लोग? प्रणाम सर। नहीं हो, आइए सर, ऊपर लेंगे, मैथ वाले तो यहाँ बैठे हुए लोग।